लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट, चूंकि बिहार सरकार की है, उसने रिशु श्री को गिरफ्तार करके संदेशा दे दिया है कि बचेंगे कोई नहीं। और यदि रिशु श्री से कड़ाई से पूछताछ हुई तो कई आईएएस, देखिए, यदि हम सोशल मीडिया को तलाशें, चर्चाओं को देखें, और जो डिजिटल एविडेंस की बात कही जाती है जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर है, उसमें कई आईएएस के नाम लिए जाते हैं जो रिशु श्री के पैसे से विदेश घूमने जाते थे, उन्हें महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, उनके घर बागवानी की जाती थी, और रिशु श्री को कोई ना कोई बचाने वाला तो था ही कि वह विदेश भागा, गए थे कि नहीं गए थे, कैसे आए, कैसे बचे रहे। तो रिशु श्री की गिरफ्तारी, जो बिहार में भ्रष्टाचार पर बार की बात कही जा रही है, आईएएस में भी एक संदेश आ जाएगा कि देखो, अब जब रिशु श्री, क्योंकि यदि उसने जुबान खोल दी तो कई लोग नंगे हो जाएंगे, और नंगे होने वालों में अधिकारी भी होंगे, प्राधिकारी भी होंगे, नेता भी होंगे, ठेकेदार भी होंगे, सभी होंगे, क्योंकि नगर विकास विभाग में वह इतना बड़ा बन गया था कि पूछिए मत। तो यह गिरफ्तारी और यह कार्रवाई बिहार के लिए कितना आवश्यक था अजीत जी, और इसका क्या संदेश आ जाएगा? ये ज्ञानेश्वर जी, इसमें इसका बड़ा डायमेंशन है और हमको लोगों को थोड़ा बड़े डायमेंशन के साथ इस बात को समझना चाहिए। अभी के इससे पहले जो ईडी की कार्रवाई होती थी, या जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसकी कार्रवाई होती थी, या जो दूसरे डिपार्टमेंट से करप्शन को रोकने वाले राज्यों में, वो मुख्य रूप से कार्रवाई होती थी किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ। अधिकारी और नेता पकड़े जाते थे, उसमें कोई पकड़ा जाता था, काम करने कराने वाला व्यक्ति उसमें पकड़ा जाता था। वो प्राइम मूवर नहीं होता था चीजों का। वो ऐसा कोई हम कार्रवाई हमको ध्यान नहीं आ रही है जिसमें किसी प्राइवेट पर्सन को पकड़ा गया हो ये मान के कि वो प्राइम मूवर है करप्शन का। और बिहार में नेता भी नहीं पकड़े जाते थे। बिहार में नेता कहाँ गिरफ्तार होते हैं? नहीं हो रहे थे नेता, लेकिन छापे ईडी के जो भी देश भर में पड़ रहे थे। बिहार में क्या था कि चूंकि सरकार डबल इंजन की थी, अभी ये की सरकार थी, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मोटे तौर पर प्राइवेट पर्सन के पकड़े जाने का मामला डायरेक्टली, मतलब प्राइम एक्यूज के तौर पर किसी प्राइवेट का पकड़ा जाना, ये एक अपने आप में अनहोनी बात है। कि आप प्राइवेट पर्सन को पकड़ रहे हैं तो प्राइवेट पर्सन थोड़े उसको अपने हाथ से थोड़े टेंडर देता होगा। बिल्कुल, रिशु श्री टेंडर बनाता हो, रिशु श्री के दस्तखत नहीं होते होंगे कहीं भी, उसके तो कहीं दस्तखत नहीं होंगे, फिर आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। भाई जिसके दस्तखत से उसने ठेके अलॉट कराए हैं उसको पकड़िएगा ना, ये तो सेकेंडरी आदमी होगा ना, ये तो फैसिलिटेटर है ना। आप फैसिलिटेटर को पकड़ रहे हैं, फैसिलिटेटर का कोई मतलब नहीं है। आप जो लोग प्राइमरली जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आमतौर पर जो हम बात करते हैं, तो ये एक अनहोनी सी बात हमको लगी अचानक से कि ऐसी बात आई कि किसी प्राइवेट पर्सन को जो फैसिलिटेटर है, बिचौलिया है, उसको पकड़ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन जब इसके खुलेंगे तो कौन सा नेता है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा ठेकेदार है। भाई किसी जो विभाग का मंत्री होगा, जो उस विभाग का सचिव और टेंडर बनाने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे, और जिसको टेंडर मिला होगा, ये लोग पकड़े जाएंगे ना। इस व्यक्ति का क्या मतलब है? प्राइवेट व्यक्ति के घर से अगर आप 5 करोड़ नहीं 25 करोड़ का भी सामान पकड़ लीजिएगा तो उसके ऊपर आप क्या आरोप लगाइएगा? उसके ऊपर तो आप मतलब आयकर विभाग की धारा लगाइएगा। ये पीएमएलए की जो धारा आप लगा रहे हैं, ये एक हद तक जो है, ये तो उन लोगों के लिए होती है मेनली, जो प्राइवेट पर्सन तो दिखा देगा ना कहीं से कि हमको यहाँ से आया पैसा, हमने यहाँ से आके लेकर के खरीदा। प्राइवेट पर्सन है, आप उसके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो नहीं चला सकते हैं ना, उस पर भ्रष्टाचार की क्या धारा आप चलाइएगा? तो इसके लिए जरूरी है उसको भी फंसाना है। रिशु श्री को अगर किसी मामले में सजा करानी है तो आपको पूरा पकड़ना होगा, पूरा नेटवर्क पकड़ना होगा कि रिशु श्री ने किसके जरिए किसको टेंडर दिलवाया। ये नहीं हो सकता है कि जिसने दिया वो बच जाए, जिसने लिया वो बच जाए, और बीच में जिसने दिलवाया वो फंस जाए। ऐसा नहीं होता है। ये तो प्राइवेटली बात होती है ना, शादी विवाह में होती है, बिचौलिया गाली सुनता है, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों अल्टीमेटली मिल जाते हैं और बिचौलिया गाली सुनता है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि बिचौलिए को गाली दे, बिचौलिए को पकड़ ले, और जिसने किया और जिसने लिया, जिसने दिया वो बच जाए। तो ये करना होगा, इस दिशा में जाना होगा। पहली बात तो ये है ज्ञानेश्वर जी। दूसरी बात है कि ये अल्टीमेटली तो एनडीए सरकार का ही घोटाला है जी, निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आरोप इतने बड़े हैं अजीत जी, आरोप इतने बड़े हैं कि रिशु श्री इतना ताकतवर हो गया था कई विभागों में कि टेंडर
जब निकालने का वक्त आता था तो टेंडर कैसे निकाला जाएगा, टेंडर कैसे डिजाइन होगा, उसका आकलन क्या होगा और उसे किस रूप में ऐसे तैयार किया जाए कि जिसे चाहे उसे ही मिले, किसी दूसरे को न मिले। यह पूरा मॉडस ऑपरेंडी, और जाहिर तौर पर जो आप कह रहे हैं इसमें प्राधिकारी, चाहे विभाग के अधीनस्थ, मतलब छोटे प्राधिकारी हो या बड़े प्राधिकारी हो, छोटे प्राधिकारियों की भूमिका कम ही हो जाती है, लेकिन बड़े प्राधिकारियों की, और साफ तौर पर आरोप लग रहे थे कि रिशु श्री के संबंध इनसे और उनसे, और बिहार के कई चर्चित नौकरशाहों से रिशु श्री के संबंध बताए जाते रहे हैं। अजीत जी, हाँ तो भाई उन लोगों को पकड़ना होगा ना। रिशु वही कहा कि रिशु श्री ने तो टेंडर किया नहीं होगा। टेंडर तो किसी अधिकारी के दस्तखत से निकलता है, अधिकारी की मर्जी से मिलता है, किसी ठेकेदार को मिलता है, कंपनी को मिलता है, और नेता शामिल होते हैं, अधिकारी शामिल होते हैं, तो उन सब को पकड़े जाएंगे।